आवाज आ रही है बेटा? हम्म। आवाज आ रही है? नमस्ते। हम्म। कुछ बच्चे पूछ रहे थे। एक बच्ची का मैसेज आया मेरे पास, रिया नाम है उसका। और उसके बन रहे हैं, उसकी रैंक है 600 कुछ, मैं आपको बता देता हूँ। हाँ। 482 में कॉलेज नहीं मिलेगा। चलें स्टार्ट करें। पहले बता दो कैसे हैं आप लोग, जल्दी। हाँ, एक बच्ची है, 618 नंबर है। और उसकी जनरल EWS भी है उत्तरी। और उसकी ऑल इंडिया रैंक है 528। हाँ, लास्ट ईयर 600 कुछ नंबर थे उसके। कल रात में उसने मैसेज भेजा। तो क्या होता है बेटा, हम लोग कई बार ना रिजल्ट्स कलेक्ट भी नहीं कर पाते हैं ठीक से, है ना, क्योंकि हम लोग पढ़ाने पे ज्यादा लगे रहते हैं। चलें चालू करें। यस। हाँ, ठीक है। यस, स्टार्ट करते हैं। हाँ हाँ। कुछ कुछ बच्चों को बेटा यहाँ बुलाएंगे ऑफिस में, है ना। उस तरह का बड़ा सेलिब्रेशन तो बेटा अभी पॉसिबल नहीं है ना। ठीक है, चले। यस। हाँ, डोपा नहीं मिला था कल, आज उसमें ऐड कर देंगे। स्टार्ट करते हैं फटाफट से। हमने क्या पढ़ा था एक बार रिवाइज कर देता हूं। मैं आपको सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा रहा था। मैंने सेल मेम्ब्रेन का एक बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ाया था, जहां पर मैंने ये बोला था कि जो ग्लिसरॉल है, मैं फिर एक बात रिपीट करता हूं, सेल वाले स्ट्रक्चर में कुछ बेसिक बायोमोलिक्यूल ऐड करना पड़ता है ताकि आपको सेल मेम्ब्रेन का नेचर समझ में आए। ठीक है। यस। तो हमारे पास क्या है बच्चे, रिएक्ट विद फैटी एसिड से रिएक्ट करेगा, तो मेरे पास बन जाएगा फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड में यहां क्या आ जाएगा, फॉस्फेट आ जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे जाते हैं और हम देखते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैसा है, किसी भी फॉस्फोलिपिड में ये हेड जो होता है यहाँ फॉस्फेट होता है, और ये दोनों टेल जो होती हैं ये हाइड्रोफोबिक क्या है, फैटी एसिड होता है। सही है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, हमने आपको नेक्स्ट क्या पढ़ाया था, आप आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ाया कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिविंग होता है, प्रोटीन और लिपिड का बना है। ठीक है। इसकी डिस्कवरी के लिए हमने आरबीसी यूज किया था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर नहीं था। तो हम कौन सी स्टडी कर रहे थे, फिजियोलॉजिकल स्टडी या बायोकेमिकल स्टडी? जल्दी बताओ बेटा, आरबीसी में हम कौन सी स्टडी कर रहे थे? जल्दी 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 बेटा, कौन सी स्टडी कर रहे थे? फिजियोलॉजिकल स्टडी कर रहे थे। ठीक है। अब आप देखो जरा, आरबीसी जो होता है उसका सेल ऐसे फट जाता है। ठीक है। बायोकेमिकल और केमिकल स्टडी है। नोट क्या है, डिटेल स्ट्रक्चर आफ्टर 1950s के बाद आया था। ठीक है। उसके बाद हमने आपको पढ़ाया है कि लिपिड जो होती है इस तरीके से अरेंज होती है कि जो नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक होता है अंदर की तरफ, ये वाला बाहर की तरफ। ये सब समझ आ दिया था आपको? क्लियर है। उसके बाद मैंने क्या बोला था, मेन लिपिड कौन सा है, फॉस्फोलिपिड। दो तरह के लिपिड होते हैं, एक होता है कोलेस्ट्रॉल और एक होता है फॉस्फोलिपिड। एक होता है कोलेस्ट्रॉल और एक होता है फॉस्फोलिपिड। यहां तक समझ में आ रही है? यहां तक समझ में आ रही है? यस। ठीक है। आरबीसी की मेम्ब्रेन में कितने परसेंट प्रोटीन है? 52%। 40% लिपिड है, 8% क्या है, कार्बोहाइड्रेट। कोई ऐसा सेल जिसमें लिपिड का मतलब अमाउंट ज्यादा होगा मेम्ब्रेन में? न्यूरॉन्स में। तो न्यूरॉन्स में क्या होता है बेटा, माइलिन होता है। तो इस जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स है वहां पर ऐसा हो सकता है। प्रोटीन का कंटेंट बहुत हाई जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में होता है, इवन 75% तक पहुंच जाता है। उसके बाद हम गए हैं बेटा, हमारे पास दो तरह की प्रोटीन होती है। एक होती है पेरिफेरल प्रोटीन जिसको आसानी से हटा सकते हैं, और एक होती है इंटीग्रल प्रोटीन जिसको मुश्किल होता है रिमूव करना। इंटीग्रल प्रोटीन फुली बरीड होती है, पार्शली, या दोनों? दोनों होती है, पार्शली और फुली बरीड होती है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था बेटा, याद करो। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि सरफेस पर हमारे पास कुछ और स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे मान लो अगर अगर शुगर लगा है तो ग्लाइकोप्रोटीन कह रहे हैं, है ना। लिपिड लगा है तो लिपिड पर शुगर लगा है तो ग्लाइकोलिपिड कह रहे हैं। और ये बाहर की तरफ होता है, अंदर की तरफ नहीं होता, साइटोप्लाज्म की तरफ। उसके बाद हमने क्या बात किया था, आपको पता है, दो तरह की बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन बताई थी, सेल मेम्ब्रेन और ये। ठीक है। उसके बाद कल लास्ट क्लास में हम लोग मेम्ब्रेन के फंक्शंस पढ़ रहे थे।
दो तीन मॉडल बताए थे, उसमें मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है सिंगल निकोल्सन का। कौन सा मॉडल बेटा? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसमें हम ये कहते हैं कि जो मेम्ब्रेन है वो कॉसी फ्लूइड होती है और लेटरल मूवमेंट की एबिलिटी प्रोटीन की क्या कहलाती है? फ्लूइडिटी कहलाती है। याद आ रहा है ये चीज? उसके बाद हमने मेम्ब्रेन का फंक्शन एक्सप्लेन किया था। हमने कहा था कि मेम्ब्रेन का जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो कौन सा है? बताओ, मेम्ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन कौन सा है? ट्रांसपोर्ट। तो मेम्ब्रेन के अदर फंक्शन में एक होता है सेल डिवीजन में हेल्प करती है, सेल ग्रोथ में हेल्प करती है, एक्सोसाइटोसिस, सिक्रीशन हो गया, एंडोसाइटोसिस, और उसके अलावा सेल जंक्शंस जो होते हैं वो मेम्ब्रेन की मदद से बनते हैं। इसके अलावा अगर आपको नहीं याद है तो इसको लिखवाया भी नहीं है शायद हमने, इस तरीके से एक स्ट्रक्चर होते हैं सेल के सरफेस पर, इनको बोलते हैं माइक्रोविलस, है ना? ये भी किसके बने होते हैं? मेम्ब्रेन की मॉडिफिकेशन होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? याद करो, हमने पढ़ा था ट्रांसपोर्ट दो तरीके का होता है। अगर ज्यादा अमाउंट में ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उसे बल्क ट्रांसपोर्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे? बल्क ट्रांसपोर्ट। उसमें भी क्या होता है? एक एंडोसाइटोसिस होता है और एक होता है एक्सोसाइटोसिस। क्या होता है? एंडोसाइटोसिस और एक हमारे पास एक्सोसाइटोसिस होता है। एंडोसाइटोसिस का मतलब होता है कोई चीज अंदर आना, और एक्सोसाइटोसिस का मतलब होता है कोई चीज बाहर फेंकना। यहां तक समझ में आ रही है? कोई चीज बाहर फेंकना, तो एंडो और एक्सो, ये दो तरह का हमारे पास होता है। यस और नो? यस और नो? अब हम अगर सॉलिड चीज को एंटर कराएंगे तो उसको कहेंगे फैगोसाइटोसिस, लिक्विड चीज एंटर करेगी तो पिन्नोसाइटोसिस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था बेटा, चार तरह की मेम्ब्रेन बताई थी। इम्परमिएबल का मतलब होता है ना उसमें से सॉल्यूट जाएगा ना सॉल्वेंट जाएगा। परमिएबल नॉर्मली प्राइमरी सेल वॉल होती है जिसमें से सोल्यूट सॉल्वेंट दोनों चला जाए, और हमारे पास सेमी परमिएबल क्या होती है? जिसमें से कोई भी सॉल्यूट ना जाए, सिर्फ पानी जाए, सेमी परमिएबल। और अगर कुछ सॉल्यूट चला जाए जिसका चैनल प्रेजेंट हो, उसको क्या बोलते हैं? सिलेक्टिव परमिएबल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको ट्रांसपोर्ट समझाया था। सबसे पहले मैंने ये बोला था कि गैस, किसी भी प्रकार की गैस, ऑक्सीजन हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है। देखो बेटा, नाइट्रोजन का प्रेशर अगर मेम्ब्रेन के दोनों तरफ बराबर हो, मेरी बात समझो ध्यान से, ये मेरे पास मेम्ब्रेन है, अगर दोनों तरफ नाइट्रोजन का प्रेशर बराबर है तो नाइट्रोजन मूव नहीं करेगी। पार्शियल प्रेशर यहां ज्यादा है यहां कम है तो मेम्ब्रेन के आर पार चला जाएगा। मेम्ब्रेन के आर पार जब पानी डिफ्यूज करता है तो उसको क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। कितने बच्चों को पता है कि पानी मेम्ब्रेन के आर पार जाता है उसे ऑस्मोसिस बोलते हैं? पर पानी के लिए चैनल भी हो सकते हैं, और ये चैनल पानी को तेज मूव कराते हैं। पानी के ये चैनल कहां बनते हैं? किडनी में, नेफ्रॉन में बनते हैं, कलेक्टिंग डक्ट में और डीसीटी में। उन पानी के चैनल्स को बनाने वाली प्रोटीन्स का नाम क्या है? एक्वापोरिन्स। याद आ रहा है? एक्वापोरिन्स। तो नॉर्मली पानी कैसे जाता है? ऑस्मोसिस से। उसके अलावा बेटा हमारे पास जो नॉन पोलर चीजें, नॉन पोलर मतलब जो लिपिड में घुलती हैं, वो हमेशा कैसे मूव करती हैं बच्चे? वो मूव करती है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। कहां से कहां मूव करती हैं बेटा? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरह, ठीक है। यस, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है। क्लियर है कि नहीं बेटा? बताओ। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है। यस, ठीक है। यस, अब यहां पे आ जाते हैं बेटा, हमारे पास क्या होता है? फैसिलिटेड डिफ्यूजन क्या होता है? हाई से लो ही होता है पर चैनल के थ्रू होता है। किनका होता है? पोलर। देखो, हाई से लो को बोलेंगे एलोंग, एलोंग मतलब हाई से लो। कौन मूव करता है? पोलर चीज, सोडियम ग्लूकोज, हाई से लो। एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, पैसिव है? पैसिव। क्या इसमें एनर्जी लगती है? नहीं। यस, ऐसे ही मेरे पास क्या होता है बेटा? ऐसे ही मेरे पास क्या होता है? पंप होते हैं। पंप क्या करते हैं? पोलर मॉलिक्यूल को मतलब मूव कर सकते हैं लो से हाई, जैसे सोडियम पोटेशियम पंप। हमेशा याद रखना बेटा, बाहर सोडियम मेम्ब्रेन के ज्यादा होता है, अंदर ऐसा कम है। यस, तो हम अंदर से बाहर सोडियम को मूव करते हैं। यस, सोडियम को कहां मूव करते हैं? अंदर से बाहर, ताकि कंसंट्रेशन वहां हाई बनी रहे। उसके लिए मुझे क्या चाहिए? सोडियम पोटेशियम पंप। ऐसी मूवमेंट को हम अपहिल कहते हैं या अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और इसमें एनर्जी लगती है। किस तरह की एनर्जी लगती है? पोटेंशियल एनर्जी या सेलुलर एनर्जी? बताओ जरा। सोडियम पोटेशियम पंप में कौन सी एनर्जी लगती है? पोटेंशियल एनर्जी या सेलुलर एनर्जी? सेलुलर एनर्जी। सेलुलर एनर्जी किसे कहते हैं? एटीपी को कहते हैं। किसको कहते हैं? एटीपी को कहते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत है? जल्दी बताओ। यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं। आज का टॉपिक ले लेते हैं फटाफट से बेटा, सेल वॉल, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, ये सारी चीजें पढ़नी है, पर मैं एक बार एनसीईआरटी पढ़ूंगा ताकि आपको एक एक लाइन क्लियर हो जाए। सब लोग एनसीईआरटी खोल लो, ठीक है।
मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 3-3 दिन वाले स्लॉट पे करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक दिन गैप होके फिर रिवाइज करना पड़ रहा है। आप में से बताओ, क्या 3 दिन वाला ठीक है कि नहीं? नो, 2 लोगों ने नो बोला। उसमें क्या है कि एक साथ काफी चीजें इकट्ठी हो जाती हैं, करना पाते हैं लगातार। चैप्टर वाइज नहीं करा पाएंगे बेटा। चैप्टर वाइज क्यों नहीं करा पाएंगे, मैं तुझे बताता हूँ। क्या होता है कि हम लोग जैसे और भी कामों में इन्वॉल्व होते हैं, तो मैं एक चैप्टर खत्म करूंगा, मुझे पता नहीं कि वो कब खत्म होगा, तो उसके अलावा फिर मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। समझ? हाँ। यार तुम लोग हर चीज में रोने क्यों लगते हो, रोने धोने लगते हो? ये क्रॉस कौन बना रहा है? मत बनाओ मोनू। 4 क्लास वाला बेटा बीच में करेंगे, अभी आप उस लायक ही नहीं हो अभी। इधर आ जाओ, बाद में करेंगे वो सब। इधर ध्यान दो। सबसे पहले डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ किसका, सेल मेम्ब्रेन वॉज स्टडीड। डिटेल कब पढ़ा था हमने? एडवेंट का मतलब होता है आना, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 1950 में आया था। मीनवाइल केमिकल स्टडी ऑन सेल मेम्ब्रेन, केमिकल स्टडी ऑन सेल मेम्ब्रेन स्पेशली इन ह्यूमन आरबीसी एनेबल द साइंटिस्ट टू डिड्यूस, डिड्यूस मतलब निकालना, पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहां तक समझ में आ रहा है? These studies show that cell membrane is mainly composed of lipid and protein. सेल मेम्ब्रेन किसका बना हुआ है? मेनली लिपिड एंड प्रोटीन का बना हुआ है। मेजर लिपिड कौन कौन सी है बताओ? देखो, मेजर लिपिड्स आर फॉस्फोलिपिड। कौन बच्चा बताएगा? मेरी बात सुनो। फॉस्फोलिपिड का एक एग्जांपल है लेसिथिन। तो हमेशा याद रखो, मेजर लिपिड डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, मेम्ब्रेन में कौन सा है? फॉस्फोलिपिड। और वो कैसे अरेंज है? बाइलेयर में। अगर मैं आपसे कहूं कि लिपिड प्रेजेंट इन मेम्ब्रेन, कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड, मेजर लिपिड इन मेम्ब्रेन क्या है? फॉस्फोलिपिड। कैसे अरेंज है? बाइलेयर। लिपिड्स आर अरेंज विद इन द मेम्ब्रेन विद द पोलर हेड, पोलर मतलब जिसपे चार्ज है बाहर की तरफ, एंड हाइड्रोफोबिक टेल किधर है? अंदर की तरफ है। उससे क्या होगा? नॉन पोलर टेल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब यहां पर सोचना पड़ेगा आपको, ये फैटी एसिड अनसैचुरेटेड भी हो सकता है। यहां पर आपको समझना पड़ेगा, यहां सैचुरेटेड लिखा हुआ है, ये अनसैचुरेटेड भी हो सकता है। प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्वस एनवायरमेंट, ठीक है, एक्वस एनवायरमेंट से दूर हो जाएगी। जैसे आपने अगर ये अंदर की तरफ करा, तो इधर पानी है, इधर पानी है, तो ये पानी से दूर हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद लिख रहा है इन एडिशन टू फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन ऑल्सो कंटेन कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल भी होता है। देखो, उसके बाद इसने कौन सी इन्वेस्टिगेशन करी है? बायोकेमिकल। किस पे करी है? रिवील दैट द सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो पोजेस प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं। द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड, देखो किसकी रेशियो? रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वो वेरी करती है डिफरेंट सेल टाइप पर, अलग अलग सेल टाइप में वेरी करती है। इन ह्यूमन बीइंग द मेम्ब्रेन ऑफ द इरेथ्रोसाइट आरबीसी में कितने परसेंट? 52% प्रोटीन है, 40% लिपिड है, 8% में कार्बोहाइड्रेट आ सकता है। अब उसमें जो प्रोटीन है उसको कितनी आसानी से आप निकाल सकते हो? ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन पे हम क्या कर रहे हैं बेटा? वो इंटीग्रल हो सकती है और पेरीफेरल हो सकती है। कैसी कैसी हो सकती है? इंटीग्रल और पेरीफेरल हो सकती है। यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक दिक्कत है? नहीं। ठीक है, पेरिफेरल प्रोटीन कहां होगी? सरफेस पर, इसको आसानी से निकाल सकते हैं। लाई का मतलब होता है प्रेजेंट। और इंटीग्रल प्रोटीन कहां होगी? पार्शली और टोटली बरीड होगी। आगे आ जाओ। एन इंपॉर्टेंट मॉडल ऑफ, देखो इंप्रूव, इंप्रूव मतलब इसका मतलब पहले दूसरे टाइप के मॉडल आए थे। सेल मेम्ब्रेन प्रपोज बाय सिंगल एंड निकोलसन, किस ईयर में? 1972 में। उसको कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अकॉर्डिंग टू दिस द क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड, मतलब लिपिड के क्वासी फ्लूइड नेचर की वजह से प्रोटीन लेटरल मूव करती है। यस, दिस एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? फ्लूइडिटी। हम कर चुके हैं। फ्लूइड नेचर ऑल्सो एक्सप्लेन क्या क्या करेगा? सेल ग्रोथ, इंटरसेलुलर जंक्शंस, सिक्रीशन, एंडोसाइटोसिस एंड सेल डिवीजन, ऐसी प्रॉपर्टी वो एक्सप्लेन करता है। ठीक है, कोई डाउट? यस। अब देखो, अब यहां फंक्शन की बात करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ट्रांसपोर्ट। अगर आपसे कोई पूछे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट। क्या अदर फंक्शन भी होते हैं? ग्रोथ, ये सारे फंक्शंस भी होते हैं, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है बेटा? ट्रांसपोर्ट है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ, द मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल टू सम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ इट। तो जो मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिवली परमिएबल है, मतलब कुछ चीजें आर पार जा सकती हैं। जो सिलेक्टिव परमिएबल लिखा है ना, ये किस लिए होता है? चैनल की मदद से। मैनी मॉलिक्यूल कैन मूव ब्रीफली अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एनी एनर्जी, उसको हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। अगर एनर्जी ना लगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? पैसिव बोलेंगे। अब देखो, ये न्यूट्रल सॉल्यूट लिख रहा है, जिसको हम नॉन पोरल लिख रहे हैं ना, उसको न्यूट्रल लिख रहा है। वो मूव कर सकते हैं कैसे? सिंपल डिफ्यूजन से। मैंने आपको बताया था ना, तीन चीजें, गैस, पानी और ये सिंपल डिफ्यूजन से मूव करते हैं। पानी के सिंपल डिफ्यूजन को क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस। और कैसे मूव करेंगे? अलोंग। अलोंग का मतलब होता है हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो। वाटर में ऑल्सो मूव मेम्ब्रेन फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन। अब मैं फिर रिपीट करूंगा, ये हाई कंसंट्रेशन किसकी है? पानी की। और लो कंसंट्रेशन किसकी है? पानी की। अगर मैं यहां पर लो टू हाई लिखता तो वो किसकी होती? सॉल्यूट की। ये पानी की लिखी है। मूवमेंट ऑफ वाटर बाय, इसको क्या बोलोगे? ऑस्मोसिस। एज द पोलर मॉलिक्यूल कैन नॉट पास, पोलर मतलब ग्लूकोज, सोडियम, ठीक है, थ्रू नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर। जो लिपिड बाइलेयर है वो अंदर से नॉन पोलर है, उसमें से पास नहीं हो सकती। तो उन्हें क्या चाहिए? कैरियर चाहिए। कैरियर मतलब चैनल चाहिए, ठीक है। मेम्ब्रेन टू फैसिलिटेट देयर ट्रांसपोर्ट, मतलब एक कैरियर चाहिए जिससे उनका ट्रांसपोर्ट हो। उसको हम क्या क्या कहते हैं बेटा? अ फ्यू आयंस और मॉलिक्यूल आर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट। अगेंस्ट मतलब देखो, यहां लिख रहा है अलोंग, आप देख रहे हो, हाई टू लो, अलोंग लिख रहे हैं इसको, इसको लिख रहे हैं अगेंस्ट, ठीक है। फ्रॉम लो टू हाई कंसंट्रेशन, सच ट्रांसपोर्ट को हम क्या बोलेंगे बेटा? एनर्जी लगेगी। क्या बोलेंगे? और किसकी फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में। उसको हम कहेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यहां पर एक खास चीज ध्यान रखना, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल किसको कह रहा है? स्टीरॉइड को, लिपिड्स को, उनको कह रहा है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल और पोलर मॉलिक्यूल दोनों हाई टू लो जा सकते हैं। अगर वो हाई टू लो पोलर जाएगा तो उसको चैनल या कैरियर चाहिए। यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत है? बेटा टेस्ट सिलेबस में ये क्या नाम है, ईआर तक आने की उम्मीद है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक कुछ कुछ आ जाएगा, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम तो आएगा। यस, और इस बार मेजर है, ध्यान से देख के आना, ठीक है। यस, चलें आगे। बेटा स्टीरॉइड प्रोटीन नहीं होती, स्टीरॉइड अलग केमिकल्स होते हैं। देख मेरी बात समझ ध्यान से, स्टीरॉइड क्या होते हैं? लिपिड होते हैं। अब हम यहां से आगे पढ़ने जा रहे हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। हमने क्या पढ़ा है? सेल मेम्ब्रेन पढ़ा है। सभी प्रकार के सेल मेम्ब्रेन का यही बेसिक स्ट्रक्चर होता है। यही क्या होता है? बेसिक स्ट्रक्चर होता है सभी प्रकार के सेल का। यस, चलें आगे, आ जाओ। अब हम लोग क्या बात कर रहे हैं बेटा? हम लोग बात कर रहे हैं सेल वॉल की। किसकी बात करने वाले हैं? सेल वॉल की, ठीक है। सही है, सेल मेम्ब्रेन हमने पढ़ लिया। मेरी बात अगर आप ध्यान से समझ पाए, सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो सेल का लिविंग स्ट्रक्चर होता है। वो सेल के अंदर क्या आएगा क्या जाएगा वो सारी चीजें कंट्रोल करता है। अब हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं सेल वॉल। पूरा फोकस करना, तब आपको पूरी बात समझ में आएगी। चलें स्टार्ट करें बेटा? स्टार्ट करें। बेटा पानी पोलर होता है, पर पानी समझ नहीं रहा। जो चीज पानी में घुलती है वो पोलर है, मान लिया। पानी भी पोलर है, मान लिया। पर पानी बहुत छोटी चीज है, मेम्ब्रेन के आर पार जा चली जाती है। लेकिन जैसे सॉल्यूट है, सोडियम, पोटेशियम, ग्लूकोज, ये थोड़े बड़े होते हैं, उनकी मूवमेंट को मेम्ब्रेन रोक देती है। सही है, चलें आगे। आगे चलें, जल्दी जल्दी बताओ बेटा, चैट कर दो जल्दी से, आगे चलते हैं। यस 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 यस, आ जाइए, जल्दी से आगे आइए। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बेटा? सेल वॉल पढ़ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि सेल वॉल किस में होती है। देख ध्यान से समझ, सेल वॉल हमारे पास किस किस में प्रेजेंट होती है ये समझना पड़ेगा। सबसे पहले एक प्रोकैरियोट्स में होती है ना? किस में होती है सेल वॉल? प्रोकैरियोट्स में होती है। प्रोकैरियोट्स में कौन कौन आएगा? देख ध्यान से बेटा, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि सेल वॉल हमारे पास किस में होती है? प्रोकैरियोट्स में होती है। किस में होती है? प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स। उसके अलावा
इन यूकैरियोट्स में भी होती है, तो प्लांट सेल में भी होती है, फंजाई में भी होती है ना, और कुछ प्रोटिस्टा में भी होती है, सम प्रोटिस्ट। अब आपको एक चीज समझनी है बेटा, आपको ये समझनी है कि हमारे पास मैं इसकी बात अभी नहीं करूंगा, मैं इसकी बात करूंगा, इनकी बात करूंगा, यूकैरियोट्स की। प्लांट की सेल वॉल का मेन कंपोनेंट क्या है बताओ? प्लांट की सेल वॉल का मेन कंपोनेंट क्या है? अगर मैं बात कर रहा हूं प्लांट की सेल वॉल, इसका मेन कंपोनेंट क्या है? मेन कंपोनेंट जल्दी बताओ बेटा, इसका मेन कंपोनेंट क्या है? सर इसका मेन कंपोनेंट है सेलुलोज। यस। ऐसे ही फंजाई, फंजाई की सेल वॉल का क्या है मेन कंपोनेंट? बताओ। उसमें काइटिन होता है। क्या होता है? काइटिन होता है। ध्यान रखना, उसमें क्या होता है? काइटिन होता है। उसमें क्या होता है? हमारे पास काइटिन होता है। मैं रिपीट करता हूं, अगर आपको नहीं याद है तो ध्यान से सुनेंगे। सेल वॉल जो होता है एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है। नॉन लिविंग क्यों होता है मैं बताता हूं। सेल वॉल कोई परमानेंट चीज नहीं है। सेल के प्रोटोप्लास्ट ने उसको बनाया। प्रोटोप्लास्ट मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साथ में जो लिक्विड है उसने मिलकर सेल वॉल को बनाया। तो सेल वॉल क्या होता है? एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है। एनसीईआरटी कहती है वो प्लांट में और फंजाई में मिलता है, पर वो कुछ प्रोटिस्टा में भी मिलता है, उसके अलावा वो बैक्टीरिया में भी मिलता है। ये ध्यान रखना। अगर मैं सेल वॉल के फीचर की बात करूं, सेल वॉल के फीचर की बात करूं, सबसे पहला फीचर है बेटा ये कैसा स्ट्रक्चर होता है? सेल वॉल कैसा स्ट्रक्चर होता है? नॉन लिविंग होता है। नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है? नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है। आप समझो, कोई दिक्कत है यहां पर? नॉन लिविंग है। उसके अलावा ये रिजिड है। कैसा है? रिजिड। कैसा स्ट्रक्चर है? नॉन लिविंग के अलावा कैसा है बेटा? ये रिजिड है। नॉन लिविंग के अलावा कैसा है? ये रिजिड है। रिजिड समझ में आता है? रिजिड समझ में आता है? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। नॉन लिविंग के अलावा क्या आता है? रिजिड आता है। समझो ध्यान से, रिजिड। अब मैं थोड़ा सा चीजें आपको क्लियर करता हूं, थोड़ा सा चीजें क्लियर करता हूं, ध्यान से सुनना जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। हमने बात करी है सेल वॉल जो है नॉन लिविंग है, दूसरी हम कह रहे हैं रिजिड है। ठीक है। अब ये कैसे काम करती है उस पर बात करते हैं। ठीक है, कैसे काम करती है उस पर बात करते हैं। जैसे क्या होता है, अगर आप ध्यान से देखोगे सेल वॉल, अगर आप ध्यान से देखोगे उसमें गैप होते हैं ऐसे। जैसे मान लो ये प्लांट सेल है कोई, ये क्या है? प्लांट सेल है। ठीक है। ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है। ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। यस। क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। अब सेल वॉल क्या होता है? उसमें गैप होते हैं थोड़े से। सेल वॉल क्या होते हैं? इस तरीके से उसमें गैप होते हैं, ऐसे गैप होते हैं। तो अगर मैं आपको कहूं कि सेल वॉल जो है नॉन लिविंग है, रिजिड है, इसको बनाता कौन है? प्रोड्यूस बाई प्रोटोप्लास्ट। प्रोड्यूस बाई प्रोटोप्लास्ट। कुछ लोगों को नहीं पता ये बात, मैं बता देता हूं। क्या होता है, इस सेल मेम्ब्रेन के यहां पर कुछ एंजाइम होते हैं। कुछ चीजें तो सेल के बाहर जाती हैं, बाकी ये जो एंजाइम है यहां पर, ये सेल वॉल को बनवाते हैं। ठीक है। तो ये कैसे काम करती है जरा समझो। सबसे पहले सबसे पहले ये रिजिड है इसलिए शेप देती है। इट इज रिजिड। कैसी है ये? रिजिड है। तो क्या देगी? गिव शेप। क्या देगी? शेप देगी। मेरी बात समझो ध्यान से। ये रिजिड स्ट्रक्चर है तो क्या देगी बेटा? ये क्या देगी? शेप प्रोवाइड करेगी। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा? आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा? शेप समझ में आता है? ये हार्ड है तो क्या देगी? शेप देगी। दूसरा दूसरा क्या करेगी बेटा? ये प्रोटेक्शन देगी। अब मेरी बात समझो ध्यान से। प्रोटेक्शन दो तरीके से होता है, देखो समझो। मान लो कोई हार्ड स्ट्रक्चर है, वो दो तरीके से प्रोटेक्ट कर सकता है। एक, मैकेनिकल डैमेज से। मैकेनिकल डैमेज मतलब अगर कोई चीज उस पर लगे तो सेल के अंदर की जगह को बचा लेगा। दूसरा क्या है? बाहर से किसी को आने नहीं देगा। तो मैं यहां पे कह सकता हूं प्रोटेक्शन किससे करेगा? प्रोटेक्शन करेगा किससे? फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज। फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज। तो मैकेनिकल डैमेज से वो क्या करेगा? प्रोटेक्शन करेगा। यहां तक कोई डाउट है? और किससे प्रोटेक्शन करेगा? फ्रॉम इन्फेक्शन। इन्फेक्शन से कैसे करेगा मैं बताता हूं, देखो आप समझो। मान लो ये सेल वॉल बनी हुई है ऐसे, ये मेरे पास बैक्टीरिया है, समझना। ये मेरे पास एक हार्मफुल बैक्टीरिया है। अब ये बैक्टीरिया अंदर नहीं जा पा रहा, सही है? ये बैक्टीरिया अंदर नहीं जा पा रहा।
क्यों नहीं जा पा रहा? सेल वॉल की वजह से नहीं जा पा रहा। समझ पा रहे हो? सेल वॉल की वजह से नहीं जा पा रहा। मेरी बात समझो, प्लांट को वही बैक्टीरिया आसानी से इन्फेक्ट कर पाते हैं जो उसके अंदर पहुंच पाते हैं। एनिमल्स में एंट्री कंपैरेटिवली आसान है, तो काफी बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपको एनिमल्स में दिखते हैं। समझो ध्यान से। प्लांट के केस में क्या होता है कि कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी चीज एंट्री नहीं कर पाती है। क्यों? क्योंकि सेल वॉल एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो बैरियर की तरह काम करता है। क्योंकि सेल वॉल कैसे काम करती है? सेल वॉल एक्ट एज बैरियर। बैरियर समझ में आता है कैसे काम कर रही है? बैरियर की तरह से। बैरियर मतलब रोकेगी। तो सेल वॉल क्या करती है? सबसे पहले रिजिड है तो वो शेप देती है। दूसरा प्रोटेक्शन है ना? प्रोटेक्शन है किससे? मैकेनिकल डैमेज से। और क्या करती है बेटा? इन्फेक्शन से। सेल वॉल एक्ट एज अ बैरियर, बैरियर की तरह काम करती है। तीसरी चीज क्या है बेटा? अगर इसके अंदर पानी भर जाए, ऐसे मान लो यहां पे पानी चला जाए, तो बाहर की तरफ जो प्रेशर लगेगा उसको क्या बोलते हैं? कौन बताएगा? अगर सेल के अंदर पानी भरने से बाहर प्रेशर लगता है उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? एक ने बताया टर्गर प्रेशर। क्या बोलते हैं? नहीं, ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं होता। ऑस्मोटिक प्रेशर वो नहीं होता है। टर्गर प्रेशर होता है जब सेल के अंदर पानी भर जाए। देखो क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट डिलीट हो गया, इसलिए आपको पता नहीं है। तो टर्गर प्रेशर लगेगा। कौन सा प्रेशर लगेगा? टर्गर प्रेशर। कौन सा लगेगा? टर्गर प्रेशर। यस, कौन सा लगेगा? टर्गर प्रेशर। ठीक है, तो उसको फटने से बचाता है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि सेल वॉल क्या करती है? सेल वॉल प्रिवेंट फ्रॉम फ्रॉम ऑस्मोटिक बर्स्टिंग। अब ये ऑस्मोटिक बर्स्टिंग क्यों कह रहे हैं जब यहां टर्गर प्रेशर की बात कर रहे हैं? हम इसको टर्गर प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर को थोड़ा सा क्लियर करते हैं। मेरी तरफ जब बच्चे आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आपको समझ में आ जाएगा। मेरी बात सुनो, सुनना। आपको पेट में भूख लगी, खाना खाने का मन कर रहा है, वो ऑस्मोटिक प्रेशर है। खाना खाने के बाद पेट भर गया, अब और खाना अंदर नहीं जा रहा है, वो टर्गर प्रेशर। मेरी बात समझ ध्यान से। इसके अंदर इसके अंदर नमक डाल दूं, जिस प्रेशर से ये पानी को खींचेगा वो ऑस्मोटिक प्रेशर है। समझ? पानी अंदर जाने के बाद जो दीवारों पे प्रेशर लगा रहा है उसको टर्गर प्रेशर कह रहे हैं। यहां तक क्लियर है? जो हमें भूख लग रही है वो ऑस्मोटिक प्रेशर है। खाना खाने के बाद पेट भर गया, पेट पूरा फूल गया, दैट इज टर्गर प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? जब कहीं पर नमक होता है, सॉल्यूट होता है, हमेशा याद रखो ऑस्मोटिक प्रेशर वो प्रेशर होता है जिससे वो पानी को खींच रहा है अपनी तरफ। यस, पानी को खींच रहा है। तो हम ये कह रहे हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर से उसने पानी खींचा, उसकी वजह से सेल ना फटे। उसकी वजह से सेल ना फटे, उसको में कौन मदद करता है बेटा? सेल वॉल मदद करता है। तो सेल वॉल प्रिवेंट फ्रॉम ऑस्मोटिक बस्टिंग। तो हम ये लिखते हैं बेटा कि अगर मोर सॉल्यूट है किसमें? मोर सॉल्यूट इन सेल, उससे क्या होगा? वाटर एंटर करेगा और उससे क्या होगा? हाई प्रेशर लगेगा। क्या लगेगा? हाई प्रेशर काम करेगा। हाई प्रेशर क्या करेगा? काम करेगा। क्या यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत है? एक और बता देता हूं, एक और बता देता हूं, एक और मैं बता देता हूं। इसके अलावा क्या होता है बेटा? कुछ बड़े साइज के मॉलिक्यूल, देख इधर, ये बड़े साइज के मॉलिक्यूल्स हैं, ये छोटे साइज के मॉलिक्यूल्स हैं। तो जो माइक्रो मॉलिक्यूल है ना वो अंदर जा सकता है और इस मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में से, मान ले मैं तेरे से एक सवाल पूछता हूं, मेरी बात सुन ध्यान से। मेरे पास यहां पर सोडियम दे रखा है और एक बहुत बड़ी चीज है जिसको आपने लिख दिया है स्टार्च। समझना ध्यान से। तो स्टार्च जो है वो अंदर नहीं जा सकता क्योंकि वो क्या है? ये मैक्रो मॉलिक्यूल है, तो सेल के अंदर डायरेक्ट नहीं एंटर कर सकता। लेकिन सोडियम यहां से जाकर मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आएगा और यहां पर जो चैनल है वो उसको एंट्री करने देगा। तो अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, एक प्लांट सेल में, ध्यान सुनेंगे, एक प्लांट सेल में सोडियम एंटर करना चाहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज बैरियर? सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन या बोथ? जल्दी बताओ। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन या बोथ? एक ही ने, आयुषी ने बोला सेल मेम्ब्रेन। शाबाश। बोथ नहीं है, गधा सब।
सुनता नहीं है ना, पिटाई खाने का लायक काम है। ये माइक्रो मॉलिक्यूल है, इसको सेल वॉल रोकेगी नहीं, तो रोकेगा कौन? सेल मेम्ब्रेन। अगर ये मैक्रो मॉलिक्यूल होता ये बाहर ही रुक जाता, तो सेल मेम्ब्रेन को रोकने की जरूरत ही नहीं होती। तो सोडियम एक माइक्रो मॉलिक्यूल है, वो सेल वॉल में गैप होते हैं, आसानी से निकल जाता है, आसानी से निकल जाता है। अगर मैं आपसे कहूं क्या सेल वॉल बैरियर की तरह काम करेगा? हां करेगा। किसके अगेंस्ट करेगा? मैक्रो मॉलिक्यूल या माइक्रो मॉलिक्यूल? समझ आया नहीं आया? समझ आया नहीं आया? मैक्रो के लिए। तो सोडियम को सेल मेम्ब्रेन रोकेगी, चैनल होगा तो अंदर जाएगा। तो हम यहां पर क्या लिख रहे हैं बेटा? हम ये यहां पर क्या लिख रहे हैं कि सेल मेम्ब्रेन एक्ट एज बैरियर, एक्ट एज बैरियर फॉर मैक्रोमॉलिक्यूल। मैक्रोमॉलिक्यूल। उसके अलावा सेल वॉल एक और काम करती है, सेल टू सेल इंटरेक्शन। सेल वॉल हेल्प इन सेल टू सेल इंटरेक्शन। मैं थोड़ा बड़ा लिखने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि कल एक बच्चे ने कमेंट कर दिए और कमेंट से मुझे बड़ा दुख हो गया है ना। पहले काम की बात सुनो, कोई दुख नहीं हो रहा, काम की बात सुनो जो बता रहा हूं। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप में से बहुत सारे बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई है। ध्यान से सुन, मैं एक डायग्राम दिखा रहा हूं, उससे तुझे सारा आइडिया हो जाएगा। ध्यान से देखियो मेरी तरफ। ये सेल वॉल है और ये प्राइमरी सेल वॉल है। ध्यान से देखियो, ये सेल मेम्ब्रेन है। अगर तुम ध्यान से सेल वॉल को जूम करोगे ना, मैं इस सेल वॉल को जूम करूं तो ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इसमें गैप होते हैं, इसमें काफी बड़े बड़े गैप होते हैं। अगर मैं इसको ध्यान से दिखाऊं जूम करके, यहां पे इतने बड़े पार्ट को जूम करूं तो देखो कैसी दिखती है सेल वॉल। सेल वॉल ऐसी दिखती है, सेलुलोज के धागे होते हैं ऐसे, ऐसे सेलुलोज के धागे होते हैं, है ना, ऐसे सेलुलोज के धागे होते हैं, ठीक है, वो लगे होते हैं। उनकी अरेंजमेंट होती है कुछ प्रॉपर, मतलब सेलुलोज के धागे होते हैं ऐसे। मैं आपको दिखा देता हूं, हमारे पास इस तरीके से सेलुलोज के धागे हैं, वो हेमी सेलुलोज और पैक्टिन की मदद से कुछ जुड़ते हैं। मेरा सिर्फ आपको यह समझाने का मतलब है कि ये स्ट्रक्चर हार्ड है, रिजिड है। अगर ये स्ट्रक्चर रिजिड है तो रिजिड होने की वजह से क्या देगा? शेप देगा, सही है। अगर इसमें पानी भरेगा तो पानी भरने के बाद जो बाहर प्रेशर लगेगा उसको कहते हैं टर्गर प्रेशर। तो मैं अगर आपसे कहूं कि सेल वॉल को, सेल वॉल जो है, कोई कोई प्लांट जो है, प्लांट फूला हुआ है, वो क्यों? क्योंकि उसमें टर्गर प्रेशर हाई है, यस। तो मेरे पास क्या लग रहा है? टर्गर प्रेशर लग रहा है। तो सेल वॉल क्या करती है? सेल वॉल विद स्टैंड, विद स्टैंड का मतलब होता है, विद स्टैंड का मतलब होता है झेलना। क्या झेलती है? ऑस्मोटिक प्रेशर या टर्गर प्रेशर? वो झेलती टर्गर प्रेशर है। पानी किसकी वजह से एंटर करता है? ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से। ये भी बात समझ में आ रही है। तीसरी बात हम ये कह रहे हैं बेटा कि कोई बैक्टीरिया जो है वो अंदर जा ही नहीं पाएगा, वो मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आ ही नहीं पाएगा, ये रोक लेगी। ऐसे ही कोई बड़ा मॉलिक्यूल है, ये तो बैक्टीरिया हो गया। बैक्टीरिया के अलावा बड़े मॉलिक्यूल में कौन कौन आ जाएगा, मैं तुझे समझाता हूं। जैसे मान ले ये एक ग्लूकोज है, समझ, ये एक ग्लूकोज है। ग्लूकोज की चेन को हम स्टार्च कहते हैं, ऐसे ग्लूकोज की चेन को स्टार्च कह सकते हैं, यस सर। तो ये ग्लूकोज है और ये स्टार्च है, इसको हमने क्या बोल दिया? स्टार्च बोल दिया। तो जो स्टार्च है ना बेटा, जो स्टार्च है वो आसानी से अंदर जा सकता है क्या? मैक्रोमोलिक्यूल है, तो ये मैक्रोमोलिक्यूल है जिसको आप स्टार्च कह रहे हो। और सोडियम हो गया, ग्लूकोज हो गया, पोटेशियम हो गया, ये क्या है? माइक्रो है। तो माइक्रो मॉलिक्यूल आसानी से इसको पार करके मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आएगा, मेम्ब्रेन डिसाइड करेगी अंदर जाना है कि नहीं। मैक्रो मॉलिक्यूल इसको पार नहीं कर सकता। उसके अलावा अगर मेरे पास ये दो सेल है, एक सेल ये है और दूसरा सेल ये है, एक्चुअल में क्या होता है, सेल वॉल का एक पार्ट और होता है मिडल लेमेला, ये यहां पर मिडल लेमेला। इस सेल को कहते हैं, इस सेल वॉल को कहते हैं प्राइमरी सेल वॉल। क्या बोलते हैं बेटा? प्राइमरी सेल वॉल। इसको कहते हैं मिडल लेमेला। इस मिडल लेमेला की मदद से
ये दो सेल क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये सेल और ये सेल आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? यस। क्या लिख दिया गलत? अरे क्या लिख दियो? डी में क्या गलत लिखा है? सेल, अच्छा सेल वॉल, ओके, सेल वॉल। सेल वॉल act as barrier for macromolecule. Cell wall help in cell to cell interaction. लिख लीजिए, जल्दी करिए बेटा, जल्दी करिए, नोट कर लो एक बार। समझ में आ गया? भाई एक चीज और बता रहा हूँ, कुछ बच्चों ने कहा है कि हमने बुक ऑर्डर कर दी है, तो कब तक आएगी? एक बच्चा ने मैसेज किया है, बेटा आज तूने ऑर्डर करिए, टाइम लगेगा, मैं बताता हूँ क्या होता है। हम लोग जहाँ बुक प्रिंट कराते हैं, कहीं भी हम प्रिंट कराएंगे तो क्या होता है, जैसे जब हम बुक प्रिंट कराते हैं तो एक ऑर्डर होता है कि 5,000 बुक एक साथ प्रिंट होंगी, 10,000 बुक प्रिंट होंगी। 5,000 बुक प्रिंट होके वहीं से उठ के डिलीवर होती है। ऐसा नहीं होता कि मैं बुक प्रिंट करा दूं और वो अपने पास रखे रखेंगे। जैसे मान लो मेरे पास कोई ऑर्डर आया, मेरा एक बड़ा प्रिंटिंग है, तो मैं उस बुक को रख के थोड़ी रख लूंगा अपने पास। आप समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो भाई 3 दिन 2 दिन 1 दिन ही अपने पास रख सकते हैं। और हम लोगों के पास कोई बड़ा वेयर हाउस नहीं, वेयर हाउस समझ में आता है, जहां प्रिंट करा के हमने भर दिया, 3 साल तक एक ही बुक बेच रहे हैं, वो नहीं है। ऐसा होता नहीं है नॉर्मली। तो क्या होता है, हम एक मिनिमम ऑर्डर्स को प्लेस कर देते हैं, उसके बाद वो प्रिंट होती है और फिर वहां से फिर अगले लॉट में आती है। मतलब क्या होगा, जैसे अभी जो भी आप करोगे वो लगभग, मान लो ये ऑर्डर इकट्ठे हो जाएंगे, फिर ये मेरे ख्याल से 30 के आसपास प्रिंटिंग में, 4-5 दिन में प्रिंटिंग में, 15 तक ये पहुंचेगी। उस तरीके से जाता है बेटा, ऐसा नहीं कर सकते हम पहले प्रिंट करा के वो अपने वहां रखेगा क्यों, ये चीज समझो इस बात को आपको। हाँ, एक बच्चे ने मैसेज लिख दिया, कह रहा मेरे पास दिल्ली में जल्दी आ जाएगा। ऐसा नहीं होता भाई। अच्छा एक चीज और भी है बेटा, हो सकता है दिल्ली की डिलीवरी सस्ती पड़ती हो हमें, ठीक है, लेकिन जो उड़ीसा में गांव में पड़ेगी वो महंगी पड़ेगी, वो बैलेंस हो जाता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे एड्रेस हैं जहां पे इंडियन पोस्ट जाता ही नहीं है, प्राइवेट कोरियर के थ्रू जाता है, तो वो बहुत कॉस्टली पड़ता है। मैंने जो निकलवाया था, कुछ कुछ कॉस्ट जो है 275-300 रुपए पर बुक भी आ रही है। इसीलिए हमने क्या किया, उसको कंबाइन दिया है। कंबाइन क्यों करा? मान लो हमने क्या निकाला, ऐसे निकाला कि जैसे बायो की कॉस्ट 400 रुपए है, बॉटनी की मान लेते हैं, उस पर 275 प्रिंटिंग लगाएंगे तो 675 हो गया। तो जब 4 बुक प्रिंटिंग हो रही होगी तो वो प्रिंटिंग कॉस्ट कम हो जाएगी, डिलीवरी एक ही बार लगेगी। इसलिए कंबाइन किया, ऐसा और कोई पर्पस नहीं है। यस। हाँ, डिलीवरी सब जगह होगी बेटा, टाइम के साथ होती है। यस बेटा, तेजस और उसकी वहीं पे आएंगी, सेम जगह, सब जगह डिलीवरी हो जाएगी बेटा। पर क्या होता है, कई जगह टाइम लगता है क्योंकि इंडियन पोस्ट करते ही नहीं, वो मना कर देते हैं सीधे। नहीं तो स्पीड पोस्ट तो आसानी से कराते हैं, स्पीड पोस्ट से नहीं जाएगा बेटा, प्राइवेट डिलीवरी जाता है। यस। आगे चले। कश्मीर में भी उतना ही टाइम लगेगा, मान लो 15 जुलाई के आसपास, 15 से 18-20 मैक्सिमम। चले, चलें जल्दी आगे। यस। प्रोटोप्लास्ट सेल मेम्ब्रेन। नहीं बेटा, डीपीपी बुक सेम नहीं है, डीपीपी बुक सेम नहीं है, मैं क्लियर कर देता हूँ। पहली चीज, डीपीपी के क्वेश्चन बुक के क्वेश्चन सेम नहीं है। देखो हमारा प्लान ये था कि डीपीपी में अच्छे क्वेश्चन देने हैं, बुक में देने हैं, ताकि आपका लेवल इंक्रीज हो सके। आप में से बहुत सारे बच्चे बहुत सारी कोचिंग्स के पैकेज रखे बैठे हैं, आप मिला लेना। अलग क्वेश्चन, अलग क्यों है, क्योंकि उस तरह के क्वेश्चन है ही नहीं किसी के पैकेज में। मल्टी स्टेटमेंट हो गए, वो नहीं होते हैं, वो हमें पता है, हमने खुद से कैसे काम किया उस पर। यस। चलें।
बुक किधर और कहाँ मिलेगी मैं बता देता हूँ। आप चलो पहले इसको पढ़ लो यार, तुम बुक के पीछे। एक बच्चे ने क्या किया, बुक परचेज किया, मुझे मैसेज डाल दिया, पता नहीं कहाँ से नंबर मिला कि सर मैंने ना, कहिए कब कब आ जाएगी। भाई पहले पूरी बात समझ। प्रोटोप्लास्ट ये लिख ली, ये बनाने की जरूरत नहीं है बेटा, ये सिर्फ समझाने के लिए, बनाओ मत, चाहो तो बना लेना। आगे चले बेटा एक बार, इसके बाद चले, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। चलें आगे। हाँ, नीट एडवांस करके बुक का नाम है। रीजन बताता हूँ क्या हुआ। बहुत सारे क्वेश्चन है, हमने पैडागोजी ऐप भी आपको फ्री दिया है, तो आप वहां से भी बहुत क्वेश्चन कर सकते हैं। पर ऐसे क्वेश्चन जो एनसीईआरटी बेस्ड हो और जो थोड़े से अच्छे लेवल के हो, वैसे आपने किए ना हो। उसमें मैंने डोपा भी डाल दिया है खुद से, जो पिछले साल के हमने कंबाइन करे थे सारे, उसके अच्छे क्वेश्चंस डाल दिए। चलो आओ। एक लास्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, एक बच्चा कह रहा है सेल टू सेल इंटरेक्शन। मेरी बात सुन ध्यान से। ये एक सेल है, ये एक सेल है। दो सेल के बीच में एक दीवार होती है मिडल है, मतलब वो सेल से सेल को इंटरेक्ट कराती है। यस, यस। चलें आगे बेटा, चलें। चलिए स्टार्ट करते हैं सेल वॉल ऑफ एल्गी से। ठीक है, एल्गी की सेल वॉल से स्टार्ट करते हैं जल्दी से, फटाफट से। यस, एल्गी की सेल वॉल से स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए, मैं कुछ चीजें बताऊंगा आपको। हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं सेल को बॉटनी में। तो हमारा ज्यादा फोकस किसकी सेल वॉल पे है, प्लांट सेल वॉल पे है। प्लांट किंगडम में 5 ग्रुप आते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनो, कोई कोई कमेंट नहीं चाहिए मुझे। प्लांट किंगडम में 5 ग्रुप आते हैं, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो। ठीक है, क्लियर है? यस, क्लियर है। तो आपको मैं एक बेसिक सा स्ट्रक्चर समझाऊंगा, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। तो हमारे पास क्या होता है, 5 ग्रुप आते हैं बेटा प्लांट में, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। इनमें से एल्गी पानी में मिलती है, बाकी 4 लैंड पे मिलते हैं। और सेल वॉल ही ऐसा स्ट्रक्चर है जो बाहर एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में होगा। आप मुझे बताओ, क्या एल्गी की सेल वॉल और जो नॉर्मल जमीन के प्लांट है उनकी सेल वॉल में क्या कुछ अंतर होना चाहिए कि नहीं, ये बताओ बस। कुछ ना कुछ अंतर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। तो इसीलिए हमने क्या लिखा है, टॉपिक डाला है सेल वॉल ऑफ एल्गी। तो जो एल्गी की सेल वॉल होती है, हम लिख सकते हैं बेटा कि प्लांट किंगडम जो है मेरे पास, उसमें 5 ग्रुप हैं। तो प्लांट किंगडम में हमारे पास आता है एल्गी, जो कि पानी में मिलती है, एक्वेटिक है, मोस्टली पानी में मिलती है। एंड अदर, अदर में क्या क्या आ जाएगा, ब्रायोफाइट आ जाएंगे, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, और कौन आएगा सर, जिम्नो आ जाएंगे, और कौन आएगा, एनजीओ आ जाएगा। जिम्नो के साथ क्या आ जाएगा, एनजीओ आ जाएगा। तो ये आ गए हमारे पास। अब ये जो हमने लिखे है ना, ये यहां पर ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एनजीओ। प्लांट किंगडम में एल्गी हमारे पास है जो एक्वेटिक है। अदर में आ गया ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एनजीओ, जो टेरेस्ट्रियल है। टेरेस्ट्रियल मतलब जमीन में है। तो एल्गी की सेल वॉल अलग होती है। कैसे अलग होती है देखो, एल्गी की जो सेल वॉल है उसमें क्या क्या होता है बेटा, उसकी सेल वॉल में क्या क्या होता है। सेल वॉल में सबसे पहले होता है सेलुलोज। सेलुलोज मेन कंपोनेंट है, सारे प्लांट्स में मिलता है। उसके साथ उसमें कुछ शुगर्स के पॉलीमर मिलते हैं, उनको हम कहते हैं गैलेक्टन्स एंड मैनन्स। क्या बोलते हैं, गैलेक्टन्स एंड मैनन्स। उसके अलावा हार्ड बनाने के लिए कुछ कैल्शियम कार्बोनेट के सॉल्ट होते हैं, वो इसकी सेल वॉल को हार्ड बनाते हैं। मैं फिर रिपीट करूंगा, एल्गी पानी में मिलती है, उसकी सेल वॉल में फर्क है। प्लांट की सेल वॉल हो चाहे एल्गी की सेल वॉल हो, सब में सेलुलोज मिलता है। बाकी के सेल वॉल में आगे दिखा रहा हूं आपको। तो एल्गी की सेल वॉल में सेलुलोज के अलावा गैलेक्टन, मैनन और कुछ नमक, सॉल्ट, कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है। ये गैलेक्टन क्या होता है, जैसे मान लो ग्लूकोज की चेन बनाओ, उसे हम स्टार्च कहते हैं, उसका एक और नाम है ग्लूकन। ऐसे ही गैलेक्टोज शुगर के पॉलीमर का नाम है गैलेक्टन, मैनोज शुगर के पॉलीमर का नाम है मैनन। समझ आ रहा है नहीं आ रहा, समझ आ रहा है नहीं आ रहा। तो एनजीओ का मतलब एंजियोस्पर्म है, जिम्नो का मतलब जिम्नोस्पर्म है। ये स्पेलिंग गलत हो गई है, जिम्नोस्पर्म है बेटा। ये प्लांट्स होते हैं, ये टेरेस्ट्रियल होते हैं।
तो एल्गी की सेल वॉल क्योंकि पानी में है, नोट है, सिंस एल्गी कैसी है बेटा, एक्वेटिक है, एल्गी इज एक्वेटिक, उसकी सेल वॉल क्या होगी, एक्वेटिक है, उसकी सेल वॉल क्या होगी बेटा, सेल वॉल डिफरेंट होगी, सेल वॉल क्या होगी उसकी, डिफरेंट होगी। यहां तक कोई डाउट है किसी को, उसकी सेल वॉल क्या होगी, डिफरेंट होगी। यहां तक कोई डाउट है किसी को, यहां तक कोई डाउट है? अब आ जाओ, अब आओ प्लांट सेल की बात करते हैं, मेरी बात सुनो ध्यान से। क्या होता है बेटा, सुनना ध्यान से, क्या होता है हमारे पास, क्या होता है, प्लांट सेल जो होते हैं, प्लांट सेल जो डिवाइडिंग है, डिवाइडिंग समझ में आता है, जो डिवाइड करते हैं या यंग है, उनमें क्या होती है, आउटर मोस्ट इज प्राइमरी सेल वॉल। क्या होगी, प्राइमरी सेल वॉल होगी। प्लांट सेल जो डिवाइडिंग और यंग हैं, उनमें सबसे बाहर प्राइमरी सेल वॉल है। क्या है हमारे पास, प्राइमरी सेल वॉल है। क्या है हमारे पास, प्राइमरी सेल वॉल है, ठीक है, प्राइमरी सेल वॉल है, यस। क्या है हमारे पास, प्राइमरी सेल वॉल है। मेरी बात समझ में आ रही है, यस। क्या है हमारे पास, प्राइमरी सेल वॉल है, ठीक है। प्राइमरी सेल वॉल को हम क्या बोलते हैं बेटा, पीसीडब्ल्यू बोलते हैं। अब क्या होता है, इसके मेन कंपोनेंट क्या है, मेन कंपोनेंट इसमें क्या क्या है, मेन कंपोनेंट होते हैं, सबसे पहले होता है सेलुलोज। सेलुलोज, सेलुलोज अगर मैं केमिकली लिखूं, चेन होती है ग्लूकोज की और अनब्रांच होती है, अनब्रांच चेन है ग्लूकोज की, अनब्रांच चेन ऑफ ग्लूकोज को सेलुलोज कहते हैं। तो ब्रांच वाली कौन सी होती है, स्टार्च होती है और ग्लाइकोजन होती है। उसके अलावा आते हैं बेटा हेमी सेलुलोज। हेमी सेलुलोज क्या होता है, कई शुगर के पॉलीमर होते हैं। हेमी सेलुलोज आपने सुना है किसी ने, हेमी सेलुलोज क्या होता है बेटा, कुछ शुगर्स के पॉलीमर हैं, कुछ शुगर्स हैं उनके पॉलीमर होते हैं। उसके अलावा एक होती है पैक्टिन। पैक्टिन क्या होता है, पैक्टिन क्या होता है बेटा, पैक्टिन क्या होता है एक्चुअल में, क्या है, कुछ शुगर होती है एसिडिक टाइप की, जैसे ग्लूक्यूरोनिक एसिड, उनका पॉलीमर होता है, उनका क्या होता है, पॉलीमर होता है और उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। एक्चुअल में क्या होता है, पैक्टिन जो होता है वो क्या होता है बेटा, वो पॉलीमर ऑफ एसिडिक शुगर होता है। किसका होता है, एसिडिक शुगर का। और इस पर क्या होता है, चार्ज होता है, इस पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। इसकी वजह से अगर आप पैक्टिन को ध्यान से सुनेंगे बेटा, इसकी वजह से हम क्या बोल रहे हैं, नेगेटिव चार्ज है, इसलिए कैल्शियम इसको स्टेबलाइज करता है। इस पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। तो इसकी वजह से क्या होता है, कैल्शियम इसको स्टेबलाइज करता है। पैक्टिन के अलावा हमारे पास प्रोटीन है। सर ये तो याद करना पड़ रहा है, सुनो आप ध्यान से सुनिए। टोटल 4 चीजें हैं जो सेल वॉल में होती हैं प्लांट में, सेलुलोज मेन, हेमी सेलुलोज, पैक्टिन और प्रोटीन। सर अभी बायोमोलिक्यूल नहीं पढ़ा, सिंपल समझो। ग्लूकोज की चेन 2 तरीके की होती है, एक ब्रांच चेन होती है जिसको हम कहते हैं स्टार्च या ग्लाइकोजन, एक होती है अनब्रांच चेन। अनब्रांच चेन से क्या बनता है, सेलुलोज बनता है। हेमी सेलुलोज में क्या होती हैं, गैलेक्टोज, मैनोज, अरेबिनोज, जाइलोज, कई तरह की शुगर से क्या बनता है, हेमी सेलुलोज बनता है। शुगर अगर एसिडिक हो जाए, मतलब शुगर को हम एसिड में कन्वर्ट कर दें, वैसी उसके पॉलीमर को हम क्या बोलते हैं, पैक्टिन। पैक्टिन नॉर्मली नेगेटिव चार्ज होता है, पैक्टिन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है और हाईली हाइड्रेटेड होता है, मतलब काफी पानी एब्जॉर्ब करता है। यहां तक समझ में आ रहा है। और उसके साथ हमारे पास कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो इसके बीच में यहां पर होती हैं, उनको हम लिख रहे हैं प्रोटीन्स, यस। तो ये 4 चीजें हैं बेटा, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पैक्टिन और प्रोटीन, ये 4 चीजें। मैं फिर रिपीट करूंगा, देखेंगे ध्यान से। ये मेरे पास प्लांट सेल है यंग, यंग का मतलब हो गया ये अभी डिवाइड करा है। इसके बाहर मेरे पास जो सेल वॉल है उसको क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी सेल वॉल। कौन सी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल बोल रहे हैं। प्राइमरी सेल वॉल को अगर आप देखोगे कुछ ऐसी दिखेगी,
उसमें क्या क्या चीजें होती हैं जरा समझते हैं, ध्यान ध्यान से समझते हैं, मैं दिखाता हूं आपको डायग्राम से। उसमें मेरे पास इस तरीके से धागे होते हैं ऐसे, इनको हम कहते हैं सेलुलोज। इस सेलुलोज से मेरे पास ये पैक्टिन ऐसे कनेक्ट होता है ऐसे, इस तरीके से क्या है, सेलुलोज से पैक्टिन कनेक्ट होता है ऐसे, और उससे मेरे पास ये हेमी सेलुलोज ऐसे कनेक्ट है ऐसे, ये हेमी सेलुलोज कनेक्ट है ऐसे, और बीच बीच में हमारे पास कुछ प्रोटीन्स होती हैं ऐसे, इस तरीके से होता है। तो मेरे पास ये क्या है, ये देख ध्यान से, ये क्या है, दिस इज सेलुलोज, दिस इज सेलुलोज, ठीक है सब। ये क्या है, दिस इज पैक्टिन, ये क्या है, दिस इज हेमीसेलुलोज जो उससे जुड़ा हुआ है, और ये क्या है, दिस इज प्रोटीन, दिस इज प्रोटीन। क्या यहां तक क्लियर है, क्या यहां तक क्लियर है, क्या यहां तक क्लियर है? ठीक है बेटा, लिख लिया, एक बार नोट कर लो इसको, आगे करते हैं। लिख लो जल्दी से। लिख लिया? जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट। लिख लिया बेटा? पैक्टिन में कौन सी शुगर होती है मैं बता देता हूं। एक्चुअल में क्या होता है, पैक्टिन में एक बच्चा जानना चाहता है, तो कुछ होती है ग्लूक्यूरोनिक एसिड ऐसी, पर आपने अभी बायोमोलिक्यूल नहीं पढ़ा है तो छोड़ दो इसको, ये आएंगी नहीं शुगर के नाम, मैंने इसलिए एसिडिक लिख दिया। मैं बस आपसे एक चीज समझना चाहता हूं, आप मुझे बताओ, आप में से कितने लोगों को पता है कि सोडियम क्लोराइड में सोडियम में पॉजिटिव है, क्लोराइड पे नेगेटिव है? ऐसे ही क्या होता है, मिडल लेमेला में कैल्शियम पैक्टेट होता है, तो कैल्शियम पे पॉजिटिव चार्ज हुआ तो पैक्टिन पे क्या चार्ज हुआ, नेगेटिव हुआ। नेगेटिव चीज किस कैसी होती है, एसिडिक या बेसिक? एसिडिक या बेसिक, ये बताओ बस।
एसिडिक होती है, एसिडिक होती है ना, इतने से काम चल जाएगा। सही है, कर लो जल्दी से। चलें? चलें बेटा, नेक्स्ट चलें। हाँ, चलिए आगे चलेंगे। अब आओ, अब हम बात करते हैं बेटा, तो सुनना ध्यान से, दो तरह के प्लांट सेल होते हैं, पहले समझने की कोशिश करना। एक हमारे पास क्या होता है, एक होता है यंग प्लांट सेल। यंग प्लांट सेल वो होता है, या तो वो डिवाइडिंग होगा या वो पैरेनकाइमा होगा। तो उसमें क्या है बेटा, उसमें होती है प्राइमरी सेल वॉल। क्या होती है? प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। अब अगर मेरे पास मैच्योर प्लांट सेल है, समझना ध्यान से, तो मैच्योर प्लांट सेल में ये प्राइमरी सेल वॉल के अलावा, प्राइमरी सेल वॉल के अलावा हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है। क्या है? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन है। प्राइमरी सेल वॉल के अलावा हमारे पास क्या है बेटा? सेल मेम्ब्रेन है। क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, यस, क्या हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है। अब मैं जो आपसे बोलना चाह रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। ये प्राइमरी सेल वॉल है, ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है। ये प्राइमरी सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन है। इसके बीच में हमारे पास फिर से एक और सेल वॉल बनती है, उसको कहते हैं सेकेंडरी। ये रही यहां पर ऐसे, इसको कहते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। यस, अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं ये सेकेंडरी सेल वॉल कौन बनाएगा? प्राइमरी बनाएगा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन? देख, एक चीज समझना पड़ेगा आपको। अगर इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन और अंदर की चीज ने प्राइमरी सेल वॉल बनाया, अब प्राइमरी सेल वॉल डेड है, तो अगर मुझे एक और सेल वॉल बनानी है उसमें, तो मैं वो कहां बनाऊंगा? बाहर तो बना नहीं सकता, क्योंकि ये तो कुछ कर ही नहीं सकता। तो मुझे इसके और इसके बीच में यहां बनानी पड़ेगी। प्राइमरी और सेकेंडरी शब्द क्यों है? क्योंकि पहले कौन बनी? मेरी बात समझ में आई नहीं आई? जल्दी बताओ बेटा, मेरी बात समझ में आई नहीं आई? तो प्राइमरी सेल वॉल जो होती है, समझना ध्यान से, अब मैं आपको इसको थोड़ा सा डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं कि जैसे हमारे पास कैसे होता है, इसको समझें। हमारे पास यहां पर ये प्राइमरी सेल वॉल है ऐसे, ये प्राइमरी सेल वॉल इस तरीके से बनी हुई है। ठीक है, अब प्राइमरी सेल वॉल जो है वो इस तरीके की है हमारे पास। अब हमारे पास यहां पर मेरे पास ये सेकेंडरी सेल वॉल ऐसे बन रही है। फिर कुछ दिन बाद एक और सेकेंडरी सेल वॉल बन रही है। कई लेयर्स बनती हैं सेकेंडरी सेल वॉल की ऐसे। और धीरे धीरे क्या होता है बेटा, प्राइमरी सेल वॉल का कुछ हिस्सा, आप समझो मैं क्या कह रहा हूं यहां पे, आप समझो इस बात को। देखो, हमारे पास क्या होता है, प्राइमरी सेल वॉल है ये क्या है? प्राइमरी सेल वॉल है। दिस इज प्राइमरी सेल वॉल। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? यहां पर सेकेंडरी सेल वॉल बनी ऐसे, देख इधर, सेकेंडरी सेल वॉल बनी यहां पर ऐसे, फिर बनी कुछ ऐसे। इसका मतलब यह हुआ कि ये सेकेंडरी पहले बनी, फिर ये वाली बनी इस तरीके से। यस, समझ आ रहा है? अब जरा ये देखो, ये देखो, कुछ टाइम के बाद क्या होगा, सेकेंडरी सेल वॉल जो है, सेकेंडरी प्राइमरी सेल वॉल कम हो जाएगी, प्राइमरी सेल वॉल कम हो जाएगी, और बहुत सारा जो है वो किस में चला जाएगा? सेकेंडरी सेल वॉल में चला जाएगा। ठीक है, बहुत सारा किस में चला जाएगा? सेकेंडरी सेल वॉल में चला जाएगा।
क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो हमने यहां पर क्या लिखा है? हमने यहां पर क्या लिखा है? प्राइमरी सेल वॉल। आप समझो ध्यान से। प्राइमरी सेल वॉल जो होती है वो किस में होती है बताओ? प्राइमरी सेल वॉल किस में होती है? वो प्रेजेंट होती है किस में? प्रेजेंट इन यंग सेल। किस में प्रेजेंट होती है? यंग सेल में। अब ये ग्रो भी कर सकती है। ग्रो कैसे करेगी मैं आपको समझाता हूं। कोई सेल की सेल वॉल कैसे ग्रो करती है, एक बार मेरी तरफ देखना सारे बच्चे। देखो ये क्या कर सकती है? प्राइमरी सेल वॉल कैन ग्रो। क्या कर सकती है? ग्रो कर सकती है। कैसे ग्रो करती है मैं आपको समझाता हूं। इधर देखें बेटा, जैसे मान लो ये प्राइमरी सेल वॉल है, ऐसे ऐसे ये प्राइमरी सेल वॉल है किसी सेल की, ठीक है। इनके बीच में धागे हैं ऐसे। अगर मैं इनके धागे आपस में लूज कर दूं, ऐसे लूज कर दूं धागे, ठीक है, क्या हो गया? ये हमारे पास थ्रेड लूज हो गया। थ्रेड क्या हो गया? लूज हो गया। ठीक है, ये थ्रेड है, ठीक है। ये क्या है? थ्रेड है। और उस थ्रेड को क्या कर दिया हमने? लूज कर दिया। समझो ध्यान से, लूज कर दिया। तो क्या मैं और थ्रेड बना सकता हूं? भाई मैं लूज करके इनको दूर कर दूंगा ऐसे। अब इनके बीच में मैं और धागे ले आऊंगा। तो मैं वही चीज समझा रहा हूं कि सेल की ये सेल वॉल कैसे ग्रो करती है। इनमें ऐसे धागे होते हैं, ये धागे आपस में लूज हो जाते हैं, फिर पानी एंटर करता है तो सेल ग्रो करता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि प्राइमरी सेल वॉल कैसे ग्रो करती है, मैं आपको समझाता हूं। होता क्या है बेटा, होता क्या है कि हमारे पास सेलुलोज के धागे, सेलुलोज के फिब्रिल धागे, वो लूज हो जाते हैं। लूज मतलब एक दूसरे से थोड़ा दूर हो जाते हैं। उसके बाद सेल के अंदर पानी एंटर करता है, वाटर एंटर करता है सेल में, तो इसका मतलब सेल का साइज बढ़ जाएगा। फिर सेल का क्या हो गया? साइज इंक्रीज हो गया। मेरी बात समझ पा रहे हो? सेल का साइज बढ़ गया और फिर नए धागे बन जाते हैं, न्यू थ्रेड फॉर्म, नए धागे बन जाते हैं। क्या यहां तक क्लियर है? क्या यहां तक क्लियर है? क्या यहां तक क्लियर है? मैं रिपीट कर दूं एक बार। मैं ये कह रहा हूं कि यदि हमारे पास यंग प्लांट सेल है तो उसका मतलब होता है या तो डिवाइडिंग सेल या पैरेन्काइमा सेल, जिसमें सेल वॉल क्या होती है? प्राइमरी। ठीक है, प्राइमरी सेल वॉल ग्रो कर सकती है। कैसे ग्रो कर सकती है? तरीका बताया। जो सेलुलोज के धागे हैं ये लूज हो जाएंगे, पानी एंटर करेगा और नए धागे बन जाएंगे इस तरीके से। अब हमारे पास मैच्योर सेल किसको कहते हैं? मैच्योर सेल का मतलब है कॉलन काइमा, कॉलन काइमा एंड स्क्लेरन काइमा। यस और नो? समझ आ रहा है बेटा? ये सब कॉन्सेप्ट फिर एनाटॉमी में यूज होंगे। अब इसमें क्या होगी? ये हमारे पास सेकेंडरी सेल वॉल बन गई है। ये क्या बन गई? सेकेंडरी सेल वॉल बन गई। तो ये मेरे पास क्या है? समझ, ये मेरे पास प्राइमरी सेल वॉल है और ये मेरे पास क्या है? अंदर सेकेंडरी सेल वॉल है। उसके बाद ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। क्या है ये? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। कोई दिक्कत हो रही है यहां तक? तो मैं वही चीज समझा रहा हूं कि सेकेंडरी सेल वॉल कहां बनती है बताओ? सेकेंडरी सेल वॉल किसके बीच में? फॉर्म इन बिटवीन, इन बिटवीन, बताओ कहां बनेगी? जल्दी बताओ। फॉर्म इन बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड प्राइमरी सेल वॉल। यस और नो? सेकेंडरी सेल वॉल में क्या होता है बेटा? लिग्निन वगैरह डिपॉजिट होता है। क्या डिपॉजिट होता है? लिग्निन। उसकी वजह से वो परमिएबिलिटी घटती है। जैसे प्राइमरी सेल वॉल क्या होती है? इट इज मोर परमिएबल, इसमें से चीजें आसानी से निकल जाती हैं।
ये क्या करता है बेटा, लिग्निन इसमें डिपॉजिट हो सकता है, लिग्निन कैन बी डिपॉजिटेड। लिग्निन क्या करता है, पानी को जाने नहीं देता आसानी से, ठीक है, तो इट इज लेस परमिएबल, लेस परमिएबल, और ये थिक होती है। ये कैसी होती है, थिक, क्योंकि ये बनती रहती है। जैसे मैं आपको एक चीज समझाता हूं, आप इस डायग्राम को देखना, इस डायग्राम को देखना, ये प्राइमरी सेल वॉल है, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक, ये हमारे पास ये हो गया, एक ये बन गई। फिर मेरे पास इसकी बात कर लेते हैं, एक ये बन गई, एक और ये बन गई, सेकेंडरी सेल वॉल। अब मैं इनके नाम रख देता हूं, ये मान लो पीसीडब्ल्यू है, ये सेकेंडरी सेल वॉल 1 है, ये सेकेंडरी सेल वॉल 2 है, ये सेकेंडरी सेल वॉल 3 है। कौन बच्चा बताएगा कि एससीडब्ल्यू जो है 1 2 3 में से कौन सी लास्ट बनी है, कौन सी लास्ट बनी है, मुझे ये बता दो, कौन सी लास्ट बनी है, थर्ड वाली लास्ट बनी है। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि सबसे पहले ये बनी होगी प्राइमरी सेल वॉल, फिर ये S1 S2 S3, और इसकी वजह से सेकेंडरी सेल वॉल क्या होती है, थिक हो जाती है ना, थोड़ी सी थिक हो जाती है। यस, तो हम क्या लिख रहे हैं बेटा, प्राइमरी सेल वॉल कैन ग्रो एंड इन मैच्योर सेल ये डिमिनिस्ड हो सकती है। डिमिनिस्ड क्या होता है, इट गेट डिमिनिस्ड, डिमिनिस्ड का मतलब होता है घटना, ठीक है, डिमिनिस्ड का क्या मतलब होता है, घटना, ठीक है, डिमिनिस्ड का क्या मतलब है, घटना। जल्दी बनाओ, जल्दी जल्दी जल्दी। अब मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं, एनसीईआरटी दिखाता हूं, इधर देख, पहले पढ़ ले, एक लाइन तक क्लियर है। आपको पता है कि अ नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर को हम सेल वॉल कहते हैं, और वो किस में दे रखी है, फंजाई और प्लांट में दे रखी है। उसने प्रोटिस्टा नहीं लिखा पर उसमें भी होती है। मोनेरा क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल में पढ़ रहे हैं। सेल वॉल क्या देती है, शेप देती है, क्या देती है, प्रोटेक्ट करती है, कहां से, मैकेनिकल डैमेज से और इंफेक्शन से। सेल टू सेल इंटरेक्शन, आप समझ रहे हो, एक सेल का दूसरे, और बैरियर, अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल के लिए बैरियर है। एल्गी की सेल वॉल किसकी किसकी बनी है, सेलुलोज, गैलेक्टन, मैनन और मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। अदर प्लांट में क्या क्या है बताओ, अदर प्लांट में क्या क्या है, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पैक्टिन और प्रोटीन। तो आपको ये दिख रहा है कि सेलुलोज है सब में, आपको ये वाला दिखा, सेलुलोज है दोनों में, सेलुलोज कॉमन है कि नहीं बताओ, आप देखो सेलुलोज कॉमन है। अब सेल वॉल ऑफ यंग प्लांट सेल, यंग मतलब पैरनकाइमा और मेरिस्मेटिक, प्राइमरी सेल वॉल क्या है, कैपेबल ऑफ ग्रोथ, ठीक है, ग्रेजुअली डिमिनिस्ड, डिमिनिस्ड क्यों होती है, क्योंकि कुछ हिस्सा उसका कन्वर्ट हो जाता है सेकेंडरी में जब सेल मैच्योर करेगा। एंड सेकेंडरी सेल वॉल इज फॉर्म्ड इनर टुवर्ड्स मेम्ब्रेन साइड ऑफ सेल, अंदर बनेगी टुवर्ड्स मेम्ब्रेन साइड, यही पढ़ा रहे हैं। ये देख, देख मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, मैं ये कह रहा हूं इस सेकेंडरी सेल वॉल की वजह से ये प्राइमरी थोड़ी घट जाएगी। तो ये S3 है, ये S2 है, ये S1 है, S3 S2 S1। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है।
जल्दी बताओ, यहां तक क्लियर है बेटा? बेटा मैं बहुत डिटेल में इसको, डिमिनिस्ट का मतलब होता है घटना। जब कोई चीज यहां बढ़ेगी तो ये वाली घट जाएगी ना। यस, form in between plasma membrane lignin can be deposit, it is less permeable, है ना? थिक हो सकती है, थिक हो सकती है, लेस परमिएबल हो सकती है, और लेटर कैन बी डेड। लेटर ये क्या हो सकती है? इट कैन बी डेड। ये इसी की वजह से सेल डेड हो जाता है। तो चलो कोई नहीं, बाद में बात करते हैं। इसको नोट कर लो पहले फटाफट से, नोट करो। प्लाज्मोडेस्माटा बता रहा हूं, जल्दी जल्दी फास्ट। चले आगे बेटा, चलें चलें चलें, प्लाज्मोडेस्माटा बना देते हैं। लेट्स कंटिन्यू, आ जाओ। प्लाज्मोडेस्माटा बता रहा हूं, वो क्या है सुनो ध्यान से। व्हाट इज प्लाज्मोडेस्माटा? ध्यान सुनेंगे। पहले आप देखो, ये दो प्लांट सेल है, ये एक प्लांट सेल है, ये इसकी प्राइमरी सेल वॉल है। यस, ये क्या है? प्राइमरी सेल वॉल है। ठीक है, तो दो प्लांट सेल के बीच में ये केमिकल है जिसका नाम क्या है? कैल्शियम पैक्टेट। और कैल्शियम पैक्टेट की बनी हुई इस लेयर का नाम है मिडल लेमिला। क्या नाम है? मिडल लेमिला। आप समझो, इसे मिडल लेमिला कह रहे हैं। मेरे पास, ध्यान समझो बेटा, मेरे पास ये एक प्लांट सेल है, ये प्लांट सेल है, समझो। तो आपको क्या समझना है कि दो प्लांट सेल के बीच में ये जो कनेक्शन है, ये जो साइटोप्लाज्म का कनेक्शन है, इसको कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। तो प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है? इट इज साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन टू प्लांट सेल, टू नेबरिंग प्लांट सेल। नेबरिंग समझ में आता है? नेबरिंग प्लांट सेल, इसको हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। होता यह है बेटा, होता यह है कि हमारे पास, आप में से कितने लोगों ने आम खाया होगा? तो जो अनराइपन्ड मैंगो होता है, अनराइपन्ड मैंगो जो होता है, उसमें क्या होता है? मिडल लेमिला इंटैक्ट होती है। मिडल लेमिला अपनी जगह पर रहती है। इंटैक्ट का मतलब अपनी जगह पर रहती है। फ्रूट राइपनिंग में, फ्रूट राइपन हो जाए, पक जाए, तो मिडल लेमिला डिसॉल्व हो जाती है। मिडल लेमिला क्या हो जाती है? डिसॉल्व हो जाती है। इसका मतलब यह हुआ, पका हुआ फ्रूट सॉफ्ट हो जाएगा, ये हार्ड है। अनराइपन्ड मैंगो कैसा है? हार्ड है। फ्रूट राइपन्ड कैसा है? सॉफ्ट है। आप समझो, अगर दो सेल को बीच में कोई लेयर पकड़ के रखेगी तो प्लांट पूरा, वो फ्रूट हार्ड हो जाएगा। तो ये जो लेयर है जिसको आप मिडल लेमिला कह रहे हो, ये इन दोनों सेल को पकड़ के रखती है। इसलिए बिना पका हुआ मैंगो में मिडल लेमिला इंटैक्ट, इंटैक्ट मतलब टूटी नहीं, और फ्रूट राइपेंड हो गया तो मिडल लेमिला डिसॉल्व हो गई। इसी वजह से पके हुए फ्रूट में मिडल लेमिला डिसॉल्व होने की वजह से वो सॉफ्ट हो जाते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे रोल क्या है बेटा, मिडल लेमिला क्या है बच्चे? मिडल लेमिला क्या करती है? मिडल लेमिला क्या करेगी? मिडल लेमिला ग्लू करेगी। ग्लू का मतलब होता है अटैच। क्या करेगी? अटैच करेगी दो नेबरिंग सेल को, दो नेबरिंग सेल को, दो नेबरिंग सेल को क्या करेगी? अटैच करेगी। क्या यहां तक समझ में आ रहा है? क्या यहां तक समझ में आ रहा है?
क्या यहां तक समझ में आ रहा है? जल्दी बताओ बेटा, क्या यहां तक समझ में आ रहा है? चलें आगे। अब मैं आपसे एक चीज समझाता हूं, मेरी बात समझना ध्यान से। ये डेवलप क्यों करता, व्हाट इज मिडल लेवल? पहले एक चीज और समझ लो, ताकि कुछ बच्चों को डाउट रहता है। प्लाज्मोडेस्मेटा क्या होता है बेटा? क्या है? इट इज साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन टू नेबरिंग सेल। तो प्लाज्मोडेस्मेटा में ये नहीं होता मिडल लैमेला। यस, जब प्लाज्मोडेस्मेटा क्या है, वो ट्रेवर्स करता है। ट्रेवर्स का मतलब होता है आर पार। ट्रेवर्स का मतलब होता है आर पार, हिंदी में भी लिख देता हूं, आर पार। ठीक है, ट्रेवर्स किसको? सेल वॉल को एंड मिडल लेमेला को। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, सुनना ध्यान से, कि वाई इट डेवलप, किसकी बात कर रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं? कि प्लाज्मोडेस्मेटा होता क्या? मेरी बात समझेंगे तो सारे बच्चे ध्यान से, इधर देखो, मेरी तरफ देखो। ये मेरे पास सेल मेम्ब्रेन है, मान लेते हैं। ये मेरे पास सेल मेम्ब्रेन है। मैं सिर्फ आपको ये समझा रहा हूं कि ये प्लाज्मोडेस्मेटा क्या है, इसने ये और इसको आर पार कर दिया। उससे क्या होगा, कोई भी चीज आसानी से मूव कर जाएगी। कोई भी चीज क्या होगी, आसानी से एक सेल से दूसरे सेल में मूव कर जाएगी। यहां तक समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? बेटा जैसे आपने पढ़ा था ना गैप जंक्शन एनिमल सेल में, वैसे एक स्ट्रक्चर होता है, उसे प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं। प्लाज्मोडेस्मेटा क्या होते हैं? यहाँ दो चीजें हैं। सबसे पहले एक लेयर है जिसका नाम मिडल लेमेला है, जो इस लेयर को इस लेयर से चिपका के रखती है। ग्लू, ग्लू का मतलब चिपका के रखती है। यस और नो? अब जहां पर ये नहीं होगी और ये नहीं होगी, तो मेरे पास क्या होगा, आर पार चीजें मूव करेंगी। यस, आर पार चीजें क्या होंगी, मूव करेंगी। यस, है ना? तो प्लाज्मोडेस्मेटा ट्रेवर्स सेल वॉल और मिडल लेमेला। अब सवाल ये उठता है कि वाई प्लाज्मोडेस्मेटा, वाई प्लाज्मोडेस्मेटा। ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना। जैसे प्लाज्मोडेस्मेटा होता क्यों है, आप समझो। जैसे क्या है, मेरे पास ये एक प्लांट सेल है, इसने डिवाइड करके दो सेल बनाए, फिर डिवाइड करके चार सेल बनाए। अब इनके बीच में अगर कोई कनेक्शन है, कोई कनेक्शन है हमारे पास, इनके बीच में कोई कनेक्शन है। यस, इनके बीच में हमारे पास कोई कनेक्शन है, ऐसा। उससे क्या होगा, ये सारे सेल आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे। प्लाज्मोडेस्मेटा की नीड क्या होती है कि जो नए डिवाइडिंग सेल होते हैं, नए डिवाइडिंग सेल क्या करते हैं बेटा, डिवाइडिंग सेल आपस में क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेट क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे फॉर फर्दर डेवलपमेंट। आगे क्या करना है, फर्दर डेवलपमेंट के लिए। इसीलिए मैक्सिमम प्लाज्मोडेस्मेटा, मैक्सिमम प्लाज्मोडेस्मेटा डिवाइडिंग सेल में होता है। मैक्सिमम प्लाज्मोडेस्मेटा कहां होता है बेटा? डेस्मेटा होता है डिवाइडिंग सेल में, इन डिवाइडिंग सेल। मैं आपसे एक दो चीजें पूछ देता हूं, आप बताना जरा मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं। हमारी बॉडी में, मेरे ध्यान सुनेंगे, हमारी बॉडी में सेल को अगर कोई मैसेज भेजना है तो कौन भेजता है? या तो न्यूरॉन्स भेजते हैं या हॉर्मोन्स भेजते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? मैं ये कह रहा हूं बेटा, हमारी बॉडी में सेल के पास अगर कोई सिग्नल भेजना है, या तो न्यूरॉन्स भेजते हैं या कोई हार्मोन भेजता है। प्लांट के अंदर क्या होता है, जब सेल डिवाइड करता है तो 4 सेल 10 सेल आपस में साइटोप्लाज्म से ऐसे कनेक्ट रहते हैं और डिसाइड करते हैं हमें आगे क्या बनाना है। इसीलिए सबसे ज्यादा प्लाज्मोडेस्मेटा डिवाइडिंग सेल में मिलता है।
जैसे जैसे सेल मैच्योर होते जाते हैं उनके बीच के कनेक्शन टूटते जाते हैं और अपना वो पर्सनल काम करते जाते हैं। आप खुद से सोचो, ये सच नहीं है? जीवन में भी तो ऐसा होता है, जब फैमिली सेम फैमिली के ब्रदर सिस्टर है, वो कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं और सेल्फ सफिशिएंट होते जाते हैं, कनेक्शंस नहीं टूट जाते? वैसा ही कुछ है। यस, सही है। यस, यहां तक समझ में आ गया? यस। तो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन नेबरिंग प्लांट सेल, मिडल लेमला ग्लू करता है दो नेबरिंग सेल को। प्लाज्मोडेस्मेटा ट्रेवर्स सेल वॉल एंड मिडल लेमेला। वाई प्लाज्मोडेस्मेटा? क्योंकि डिवाइडिंग सेल को कम्युनिकेट करना है। क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है? आ जाइए। यहां तक क्लियर है तो हम एक टॉपिक और बताएंगे। मैं लिख दिखा देता हूं आपको क्या लिखा है, देखो। मिडल लेमेला किसकी बनी है? कैल्शियम पैक्टेट की। विच होल्ड्स, होल्ड्स का मतलब पकड़ना, और ग्लू चिपका के रखेगा दो डिफरेंट नेबरिंग सेल को। द सेल वॉल एंड मिडल लेमेला मे बी ट्रेवर्स बाई प्लाज्मोडेस्मेटा। सेल वॉल और मिडल लेमेला आर पार जाते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा से और कनेक्ट करते हैं किसको? दो नेबरिंग सेल को। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, बात करते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम की। आ जाओ, चलें। लास्ट स्लाइड दिखा दूं एक बार, देख लो जल्दी से, जल्दी जल्दी फास्ट। ठीक है, चलिए आइए। अच्छा, आप इसकी बात कर रहे हो, इसको लिख लो जल्दी से, आगे करेंगे। अच्छा, आपको ये समझ में आया है मिडल लेमेला किसकी बनी हुई है? बता दिया ना। मिडल लेमेला किसकी बनी हुई? कैल्शियम पैक्टेट की, है ना? अच्छा, कौन सा एंजाइम होता है जो मिडल लेमेला को डाइजेस्ट करता है? किसी को याद है? या आप वहां पढ़ते हो फ्लेवर सेवर में, बायोटेक में? तो एंजाइम का नाम लिख देता हूं यहीं पर। एंजाइम पॉली गैलेक्टो रूनेज डाइजेस्ट करता है किसको? मिडल लेमेला को। इसी एंजाइम को रोकते हैं बनने से, तभी टमाटर जल्दी नहीं पकेगा। समझ आया नहीं आया? यस, यस। भाई टमाटर जल्दी पक जाता है किसकी वजह से? इस एंजाइम की वजह से, जो किसको डाइजेस्ट करता है? मिडल लेमेला को। अच्छा मुझे बताओ, मिडल लेमेला किसकी बनी है? कैल्शियम पैक्टेट की। कैल्शियम पैक्टेट में कैल्शियम क्या है? पॉजिटिव। पैक्टेट क्या है? नेगेटिव। उस पॉजिटिव चार्ज की वजह से वो नेगेटिव चीज जो है आपस में जुड़ पाती है, जेल कर पाती है, तो एक लेयर बना पाती है। ठीक है। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। मिडल लेमेला इज नॉट पार्ट ऑफ सेल वॉल। रॉन्ग। मिडल लेमेला इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ सेल वॉल, ऐसा मान लेते हैं। समझो ध्यान से, क्योंकि वो भी एक डेड पार्ट है एक तरीके का। वो भी क्या है? एक तरह का डेड पार्टी है। यस, ठीक है। पर अगर आप किसी सेल में, देखो मेरी बात सुनो, पर ये मिडल लेमेला किसी पर्टिकुलर सेल का पार्ट नहीं है। अगर सेल की सबसे बाहर वाली लेयर पूछोगे तो वो कौन सी रहेगी? वो रहेगी प्राइमरी सेल वॉल। यस।
लिख लो बेटा जल्दी से। बेटा सेल मेम्ब्रेन एब्सेंट करने की जरूरत नहीं है। चले आगे, चलते हैं आगे, आ जाओ। एक छोटा सा टॉपिक है जिसे एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम कह रहे हैं। अब हम क्या है, सेल के अंदर आ गए हैं। ठीक है, सेल के अंदर क्या होता है बेटा, पहले समझने की कोशिश करना। सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पास बहुत सारा डीएनए होता है, जीन होती है। ठीक है, एक ऑर्गेनल होती है जिसका नाम होता है ईआर। ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक ऑर्गेनल होती है जिसका नाम ईआर होता है, जो क्या करती है, प्रोटीन बनाती है। ईआर ईआर प्रोटीन बना के इस वेसिकल की फॉर्म में गोल्जी को दे देती है। तो मैंने यहां लिख दिया वेसिकल, और किसको दे दिया, गोल्जी को। किसको दे दिया, गोल्जी को। गोल्जी में वो वेसिकल जाता है और मॉडिफाई होके यहां निकलता है। मैं आपको जरा समझाने की कोशिश करता हूं। हमारे पास एक ऑर्गेनल होती है सेल के अंदर जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेटिकुलम शब्द का मतलब होता है मेम्ब्रेन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करती है बेटा, क्या बनाती है, आप समझो। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का मतलब क्या है, सबसे पहले एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का मतलब है कि इनसाइड सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर जिनका फंक्शन कोऑर्डिनेटेड है। फंक्शंस क्या है, कोऑर्डिनेटेड है। कोऑर्डिनेटेड का मतलब मैं समझाता हूं आपको कैसे। ठीक है, जरा समझना। जैसे मान लो मेरे पास ये न्यूक्लियस है, तो जो न्यूक्लियस है उसमें डीएनए होता है, वो बहुत सारे काम करता है। उसके बाद मेरे पास ईआर होता है, ईआर से बनता है वेसिकल। तो ईआर ने जो प्रोटीन बनाई, ये प्रोटीन बनाई, वो वेसिकल में चली गई। वेसिकल से वो चली गई गोल्जी बॉडी के पास। ठीक है, गोल्जी बॉडी के बाद वो लाइसोसोम भी बन सकती है, किसी प्रकार का कोई वैक्यूल भी, या बाहर भी जा सकती है, आउटसाइड सेल भी जा सकती है। यस और नो। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि लाइसोसोम, गोल्जी, वेसिकल, ईआर, वैक्यूल, ये सब मिल के काम कर रहे हैं और सब में एक सिंगल मेम्ब्रेन है। ऐसे स्ट्रक्चर जो ये मिल के काम कर रहे हैं और मेम्ब्रेन के बने हुए हैं, इनको हम क्या बोल रहे हैं बेटा, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बोल रहे हैं। तो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम की दो प्रॉपर्टी है। पहला है मेड अप ऑफ मेम्ब्रेन। मेड अप ऑफ मेम्ब्रेन, इनके बाहर क्या है, मेम्ब्रेन है। इनक्लोज्ड बाई मेम्ब्रेन, अच्छे वर्ड होगा। एनक्लोज, एनक्लोज का मतलब होता है कवर। एनक्लोज्ड बाई मेम्ब्रेन, एनक्लोज्ड बाई मेम्ब्रेन। दूसरा है बेटा फंक्शन कोऑर्डिनेटेड होना। फंक्शंस क्या है, आपस में कोऑर्डिनेटेड होना। हम इसमें न्यूक्लियस क्यों नहीं लाते, क्योंकि न्यूक्लियस जो है सिर्फ इनके साथ काम नहीं कर रहा, वो और भी काम कर रहा है। और न्यूक्लियस सिर्फ आरएनए बना के देता है। न्यूक्लियस का कुछ लेना देना नहीं है साइटोप्लाज्म से। वो आरएनए बनाकर बाहर भेज देता है, उसको नहीं पता वो आरएनए कहां गया। तो हम क्या लिखते हैं बेटा इसमें, इसमें एग्जाम्पल जो हम लिखते हैं वो क्या क्या लिखते हैं, मैं लिख देता हूं। इसमें एग्जाम्पल में हम लिखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या लिखते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके अलावा क्या लिखते हैं, गोल्जी बॉडी। क्या लिखते हैं, गोल्जी बॉडीज। उसके बाद क्या लिखते हैं, सुनना ध्यान से। उसके बाद लिखेंगे वेसिकल, वैक्यूल्स एंड लाइसोसोम। जैसे फूड वैक्यूल लाइसोसोम के साथ काम करता है। यस, लाइसोसोम के साथ काम करता है।
यस। अब आप सुनो ध्यान से, नोट, न्यूक्लियस फंक्शन इज नॉट कोऑर्डिनेटेड, वो एंडो मेम्ब्रेन का पार्ट नहीं है, नॉट कोऑर्डिनेटेड, इसलिए वो एंडो मेम्ब्रेन का पार्ट नहीं है। इसके अलावा बेटा हमारे पास कौन सी ऑर्गेनल होती हैं जो एंडो मेम्ब्रेन का पार्ट नहीं है? कौन सी है मैं बता देता हूं। एक है, आपने माइटोकॉन्ड्रिया सुना है? माइटोकॉन्ड्रिया, फिर क्लोरोप्लास्ट और परोक्सिसोम। परोक्सिसोम वेसिकल जैसा ही होता है। फंक्शंस नॉट कोऑर्डिनेटेड विद ईआर गोल्जी, अलग काम करते हैं। इसलिए ये क्या नहीं है बेटा, इसलिए क्या नहीं है ये, इसलिए ये नहीं है पार्ट किसके, नॉट पार्ट ऑफ एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। इसलिए किसका पार्ट नहीं है, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बताओ। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, इनके फंक्शन कोऑर्डिनेटेड नहीं है ईआर और गोल्जी बॉडी के साथ, इसलिए ये पार्ट नहीं है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का। समझो, मैं फिर रिपीट करता हूं क्या है। जब आप किसी कोशिका सेल के अंदर देखते हैं तो सेल के अंदर क्या होती है, कुछ ऑर्गेनल मिलके एक प्लान वे में काम करते हैं। जैसे क्या होता है, ईआर क्या करता है, कुछ प्रोटीन बनाता है, उस प्रोटीन को वेसिकल में पैक कर कर गोल्जी बॉडी पे भेज देते हैं। गोल्जी बॉडी उसको मॉडिफाई करता है, उससे वो या तो लाइसोसोम बनाता है या बाहर फेंक देता है। इसका मतलब ये सारे मिलकर कोऑर्डिनेशन से काम कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन मतलब एक साथ काम कर रहे हैं। इन सबको एक साथ एक नाम देते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। हायर क्लासेस में जाओगे या कुछ किताबों में इसे गर्ल कॉम्प्लेक्स भी बोल देते हैं। गर्ल कॉम्प्लेक्स एनसीईआरटी नहीं लिखती, यहां पर गर्ल कॉम्प्लेक्स जो है, गर्ल, गर्ल कॉम्प्लेक्स का मतलब आप समझ पा रहे हो, उसको आप चाहो तो एंडो मेम्ब्रेन के बराबर लिख सकते हो। एंडो मेम्ब्रेन जो है उसके बराबर आप इसको लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो? क्योंकि गर्ल का मतलब यहां पे आपको समझ में आ रहा है। गर्ल को इज इक्वल टू एंडो मेम्ब्रेन लिख सकते हो, वैक्यूल नहीं है ऑल दो इसमें, फिर भी, क्योंकि ये दिखा रहा है कि ये सारे एक साथ काम करते हैं। ये सारे क्या हैं, एक साथ काम करते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है? गर्ल में जी क्या है, व्हाट इज जी, व्हाट इज जी? हाँ भाई, जी क्या है? गोल्जी। ई आर लाइसोसोम। यस, यस। अच्छा, मैं ये इसलिए बोल रहा हूं गर्ल कॉम्प्लेक्स क्योंकि कुछ प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन है। तो क्या होगा, नीट का पेपर उसका कई बार मन कर गया मुश्किल बनाने का, तो कुछ उल्टे सीधे पीवाई की उठा लेगा इसलिए। ठीक है, चलिए नोट का एक बार एनसीईआरटी देख लेते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है वाइल ईच मेम्ब्रेनस, हर मेम्ब्रेन ऑर्गेनल का अपना अलग फंक्शन है, स्ट्रक्चर भी अलग है, फंक्शन भी अलग है। इनमें से कुछ क्या है, एक साथ काम करती है और उन्हें क्या बोलते हैं, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, क्योंकि उनके फंक्शन क्या है, कोऑर्डिनेटेड है। द एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल, ये आएगा। सिंस द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट आर नॉट कोऑर्डिनेटेड with all above component, these are not considered as part of endomembrane system। देख लो, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, फंक्शन कोऑर्डिनेटेड नहीं है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? वैक्यूल भी लेते हैं बेटा। वैक्यूल क्या होता है, कई बार जैसे ये लाइसोसोम बना है ना, इसके साथ फूड वैक्यूल आ जाता है बाहर से, तो वो साथ काम कर रहा होता है। ठीक है, हाँ भाई, सिलेबस आपको पता है, यहां तक करके जाना। एंड वो ईआरबी रीड करके जाना खुद से एनसीईआरटी। सर कुछ से कैसे करेंगे, ड्रॉप पर मैं पिटाई कर दूंगा तेरे में। हाँ ना, रोना धोना नहीं, हर वीक में टेस्ट है और इस बार मेजर टेस्ट है। नंबर कम आए ना तो कंटाप खाबो। हाँ, सही है। हाँ, जूम मीटिंग बेटा कर रहे हैं।
देखता हूँ, मैं अरेंज करता हूँ संडे से पहले आपकी, ताकि टेस्ट रिलेटेड बात कर सके। ठीक है, चलो एंड करते हैं। मैं अभी जरा एक बार इसके डोपा बना देता हूँ आपको आज, है ना, थोड़ा लेट में इसको अपडेट करेंगे पर आ जाएगा। ठीक है, बाय।